हेलो स्टूडेंट, मैं ईश्वर साहू आप सभी का स्वागत करता हूं टेक लाइट इंस्टीट्यूट में। आज हम जिस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं वो है परिवार। इससे पहले की कक्षा में हमने विवाह तक का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आगे की कक्षा में हम जनजातियों में पाए जाने वाले परिवारों के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। परिवार भारतीय संस्कृति में एक वाक्यांश है, वसुधैव कुटुंबकम, जो संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखता है। अगर हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो परिवार जो है समाज की एक न्यूनतम इकाई है, एक सामाजिक इकाई है जो हमारी सामाजिक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आखिर इस परिवार का गठन किस प्रकार होता है वो समझते हैं। तो परिवार के गठन के लिए विवाह नामक संस्था का जन्म हुआ है। विवाह को सामाजिक और कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से परिवार का गठन होता है, क्योंकि विवाह के माध्यम से एक स्त्री और एक पुरुष के मध्य संबंध स्थापित होता है और साथ ही साथ उनसे पुत्र और पुत्रियां और उनके वंशज आगे जन्म लेते हैं। ठीक है, फिर इससे मिलकर एक परिवार गठन होता है। अगर हम इसको संपूर्णता में समझने का प्रयास करें तो लूसी मेयर ने कहा है कि परिवार जो है स्त्री और पुरुष की एक सामाजिक संबंध है, जिसमें उसके दंपत्ति और उसके बच्चे शामिल होते हैं, अर्थात माता पिता और उनके बच्चे ये मिलकर जिस इकाई का गठन करते हैं वो परिवार कहलाता है। परिवार के ही संबंध में मैकाइवर और पेज महोदय का कहना है कि परिवार जो है पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बच्चों के लालन पालन पोषण की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो परिवार को समझने के उपरांत हम परिवारों के प्रकारों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जो परिवार के प्रकार हैं वो मैं 3 आधारों पर परिवार के प्रकार के बारे में बताऊंगा। पहला, इसको 4 आधार पर भी बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहला संख्या के आधार पर, एक परिवार में संख्या के आधार पर। दूसरा सत्ता के आधार पर। तीसरा वंश के आधार पर, वंशीय आधार पर। ठीक है, मैं चौथा प्रकार बाद में बताऊंगा, इन तीनों को बताने के उपरांत। तो पहला संख्या के आधार पर अगर मैं परिवार को देखूं तो इसे मैं पुनः 3 भागों में वर्गीकृत कर सकता हूं। पहला भाग है क्रम संख्या परिवार। ठीक है, दूसरा संयुक्त परिवार और तीसरा विस्तृत परिवार। देखो दोस्तों, जो क्रम संख्या है, ठीक है, या फिर एकल परिवार भी बोल सकते हो आप इसको, एकल परिवार। तो जो एकल परिवार होता है उसमें दंपत्ति व उसके पुत्र व पुत्रियां शामिल होते हैं, अर्थात एक दंपत्ति और उसके जो संतान होते हैं वो एकल परिवार में आते हैं। एकल परिवार के बाद अगर मैं संयुक्त परिवार की बात करूं तो संयुक्त परिवार में दंपत्ति अर्थात पति पत्नी, उनके बच्चे और उनके बच्चों के भी बच्चे जब एक साथ एक परिवार पे रहते हैं तो वो संयुक्त परिवार के अंतर्गत आते हैं। और विस्तृत परिवार भी संयुक्त परिवार
हुई होता है। इसमें एक दंपत्ति व उसके जो पुत्र होते हैं, पुत्रियां होती हैं, वो साथ तो होते हैं, लेकिन किसी किसी कारणों की वजह से वो एक साथ नहीं रह पाते, अर्थात औपचारिक रूप से वो अलग नहीं हुए रहते, बंटवारा नहीं हुआ रहता। वो कार्य से ही, अपने कार्य के लिए वो कहीं दूर दूर गए हुए रहते हैं। तो वह क्या होता है, एक विस्तृत परिवार का प्रकार है। ठीक है दोस्तों। अब संख्या के आधार पर बताने के उपरांत मैं इसको सत्ता के आधार पर बताऊंगा। ठीक है। सत्ता के आधार पर हम इसे दो भागों में बांटते हैं। एक है पितृसत्तात्मक परिवार, एक है पितृसत्तात्मक परिवार। दूसरा जो है मातृसत्तात्मक परिवार। ठीक है। तो जो ये पितृसत्तात्मक परिवार होता है, उसमें जो वर और वधू जब विवाह करते हैं तो वधू जो होती है अपने पति के घर या अपने ससुर के घर जब जाती है तो ऐसा विवाह जो होता है वो, और उस विवाह के माध्यम से जो परिवार का गठन होता है वो पितृसत्तात्मक परिवार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और मातृसत्तात्मक परिवार में यह प्रथा होती है कि विवाह के उपरांत जो भी नया दंपत्ति आता है उसमें वधू जो है, वधू के घर में वर जो है निवास करता है। अर्थात इसके विपरीत ये होता है, इसमें जो वर होता है वो वधू के घर जाकर निवास करने लगता है। अर्थात सिंपल सी भाषा में बोले उसे तो घर जमाई बन जाता है। तो ये मातृसत्तात्मक परिवार। ठीक है। अब ये तो था सत्ता के आधार पर। ठीक है। अब हम देखते हैं वंश के आधार पर, वंशीय। तो ये भी, इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। पहला पितृवंशीय परिवार और मातृवंशीय परिवार। देखिए दोस्तों, जो पितृवंशीय परिवार होता है उसके तहत जो भी दंपत्तियों के द्वारा जो भी नया मतलब बच्चे का जब जन्म होता है तो उस बच्चे के नाम के पीछे जो मतलब संनियम लगाया जाता है, जिस वंश का वो कहलाता है, वो अगर पिता के वंश के आधार पर सुनिश्चित हो तो वह पितृवंशीय परिवार कहलाता है। जैसे कि वर्तमान में सभ्य समाज में चलता है और अधिकांशतः यह पितृवंशीय परिवार का ही मतलब फॉर्मेट चलता है कि एक बच्चा है वो अपने पिता के नाम से जाना जाएगा, अपने पिता के वंश के नाम से जाना जाएगा, तो ये पितृवंशीय परिवार है। लेकिन जनजातियों की व्यवस्था देखिए दोस्तों कितनी अच्छी है और कितने मतलब महिलाओं को सम्मान दिया गया है, जिसमें एक बच्चा जो है वो अपने माता के नाम से, अपने माता के वंश के नाम से, अपने माता के जाति के नाम से जब जाना जाता है तो ऐसा परिवार मातृवंशीय परिवार कहलाता है। इसका उदाहरण तो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके उदाहरण में अगर आप बात करें तो भारत के उत्तर पूर्व में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि मिज़ो, नागा, तो ये जो मिज़ो और नागा जनजाति है उनमें यह मातृवंशीय परिवार की विशेषता पाई जाती है। ठीक है मित्रों। अब देखते हैं हम ये तीन चीज़ बताने के बाद, संख्या के आधार पर, सत्ता के आधार पर, वंश के आधार पर बताने के बाद एक और महत्वपूर्ण आधार है, वो है विवाह के आधार पर। देखिए दोस्त, विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार। तो विवाह के आधार पर परिवार के प्रकारों को हम तीन और
भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला एक विवाही, एक विवाही। दूसरा बहुविवाही, बहुविवाही। और तीसरा समान रक्त बोल सकते हो आप, समान रुधिर बोल सकते हो। ये तो हुआ औपचारिक शब्द। लेकिन जनजातियों में प्रचलित जो शब्द है वो है दूध लौटावा, दूध लौटावा, या ममेरे फुफेरे विवाह, ममेरे फुफेरे विवाह। देखिए दोस्त, जैसे मैंने आपको बताया कि इन तीनों के बारे में बता दिया, लेकिन एक और प्रकार था विवाह। उस विवाह के प्रकार के आधार पर एक विवाही विवाह, बहुविवाही विवाह और समान रुधिर वाले विवाह और दूध लौटावा विवाह। जैसे कि गोंड जनजाति में प्रचलित है दूध लौटावा विवाह, जिसमें एक कन्या का विवाह न मिलने पर या कन्या के लिए उचित वर न मिलने पर उसका विवाह जो है मामा या फूफा के बेटे या बेटी से करवा दिया जाता है। तो ऐसा विवाह दूध लौटावा विवाह, ममेरे फुफेरे विवाह, या बोल सकते हो समान रुधिर वर्ग विवाह में आता है। तो अगर इन विवाह के चारों प्रकारों को देखें और अगर हम समझें कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों में पर किस प्रकार का परिवार पाया जाता है, तो इसको हम 3 शब्दों से लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के जनजातियों में पित्त सत्तात्मक, पित्तवंशीय, मूलतः एक विवाही परिवार पाया जाता है। तो ये जनजातियों के परिवारों की विशेषता है कि वह पित्त सत्तात्मक होता है, पित्तवंशीय होता है और एक विवाही पद्धति को अपनाता है, ठीक है दोस्त। तो ये परिवार के बारे में बताने के बाद सबसे पहले विवाह के बारे में बताया था। विवाह का होने के पश्चात परिवार का गठन होता है, लेकिन यह परिवार एक अन्य महत्वपूर्ण चीज़ पर निर्भर करता है और जिससे छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन आते ही हैं, और वह है गोत्र। देखिए, किसी सामान्य पूर्वज पर यह गोत्र जो है किसी सामान्य पूर्वज पर आधारित होता है। गोत्र का निर्माण जो है माता, पिता और अपने अनेक संबंधियों को मिलाकर होता है। गोत्र को कुल का समूह कहा जाता है, जिसमें जैसे कि हमारा कुल है एक माता, पिता और उससे संबंधित हमारे कुल में जितने भी संबंधित सदस्य होते हैं वो हमारा एक कुल बना। वैसे ही हमारा कोई और कुल से संबंधित कोई अन्य कुल होगा, तो वो अगर कुलों के समूह बनता है और वे सभी कुलों के समूह के जो सदस्य होते हैं जो कि गोत्र के सदस्य होते हैं, तो ये सभी गोत्र के जो सदस्य होते हैं अपनी उत्पत्ति किसी एक सामान्य पूर्वज से मानते हैं, ठीक है। अर्थात इनमें जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ठीक है। जनजातियों में जैसे कि ये एक कबीला है, ठीक है। इस कबीले के अंदर 5 से 6 परिवार निवास करते हैं। तो ये जो 5 से 6 परिवार निवास करते हैं, इस कबीले के बनने में किसी एक मूल पुरुष का योगदान माना जाता है। तो इस कबीले के जितने अन्य सदस्य होते हैं वो आपस में विवाह नहीं करते, ठीक है। अगर वो एक ही गोत्र के हों तो वो आपस में विवाह नहीं करेंगे। गोत्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो बहिर्विवाही होते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही पूर्वज की संतान मानने के कारण वे आपस में एक दूसरे को भाई बहन समझते हैं, इसलिए गोत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो बहिर्विवाही होता है, ठीक है। तो गोत्र को समझने के बाद अगर गोत्र के 2 प्रकार होते हैं, एक
भातृदल, भातृदल, या इसी को बोल सकता हूँ मैं गोत्र समूह, गोत्र समूह, गोत्र समूह, और दूसरा द्विदल, द्विदल या युग्म समूह, युग्म समूह। देखिए दोस्त, जो भातृदल या गोत्र समूह होता है, इसमें जो छोटे छोटे गोत्र जो होते हैं वो आपस में सामाजिक एकता के लिए संगठन का निर्माण करते हैं, और ये जो गोत्र आपस में मिलते हैं वो लगभग समान व्यवहारों को, समान प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो द्विदल और युग्म समूह होता है, जब कोई एक गोत्र जो है, जो एक विस्तृत होने के कारण दो भागों में विभक्त हो जाता है, और प्रत्येक भाग जो है या प्रत्येक गोत्र जो है वो एक स्वतंत्र गोत्र की भांति व्यवहार करने लगता है, तब उसे हम द्विदल या युग्म समूह कहते हैं, ठीक है। गोत्र के इस प्रकार को बताने के उपरांत मैं आपको जनजातियों में प्रचलित युवा गृह के बारे में बताता हूँ। युवा गृह ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। हर साल, हर बार, या CGPSC की या व्यापम की हर एग्ज़ाम में आपको इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होता है युवा गृह। तो युवा गृह को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, एक ऐसी संस्था होती है, ठीक है, जनजातियों में पाए जाने वाला एक ऐसी संस्था होती है जिसमें जो अविवाहित युवक और युवतियां होती हैं, जो लड़के और लड़कियां होती हैं, उनको सामाजिक संस्कार, उनके कर्तव्यों के बारे में, उनको जो है शिकार करने के बारे में, उनको शिकार कैसे करते हैं उसके बारे में सिखाया जाता है। उनको सामाजिक शिक्षा के साथ साथ आर्थिक कार्य, मतलब आर्थिक कार्य करने की शिक्षा, जैसे शिकार कैसे करना है, कृषि कैसे करना है, ये सारी शिक्षाएं देने का एक स्थान होता है, वह कहलाता है युवा गृह। अगर मैं युवा गृह की संरचना की बात करूं तो युवा गृह जो है एक घास फूस से बना एक घर होता है। कहीं कहीं वर्तमान में आजकल ये इनको पक्का भी बनाया जा रहा है। तो यह घास फूस से बना एक घर होता है, जहाँ जो कहीं कहीं किसी जाति में या किसी जनजातीय समाज में, किसी जनजातीय गांव में यह गांव के मध्य में स्थित होता है, तो कहीं कहीं यह खेतों के पास स्थित होता है, यह गांव से दूर में स्थित होता है। जैसे कि मुरिया जनजाति में, मुरिया जनजाति में जो इनका युवा गृह होता है वह गांव के मध्य में स्थित होता है, गांव के मध्य में स्थित होता है। इसके अतिरिक्त जो उरांव जनजाति का युवा गृह है वह खेतों के मध्य या गांव के बाहरी हिस्से में स्थित होता है। ठीक है। अगर मैं, ये तो हो गया मुरिया जैसे युवा गृह है, गांव के मध्य में स्थित होता है मुरिया जाति का, और उरांव जनजाति का जो युवा गृह होता है वो खेतों के मध्य या गांव के बाहरी हिस्से में स्थित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं युवा गृह के प्रकार की बात करूं, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगीय युवा गृह, एक लिंगीय युवा गृह, और दूसरा द्विलिंगीय
युवा गृह, ठीक है। अब जो ये एक लिंगी युवा गृह है वो कौन सी जनजाति में पाया जाता है? अबुझ माड़िया। और जो ये द्विलिंगी युवा गृह है वो किसमें कहाँ पाया जाता, किस जनजाति में विशेष रूप से पाया जाता है? ये बस्तर की मुरिया जनजाति में। मैं इसको समझा रहा हूँ क्या है एक लिंगीय युवा गृह और क्या है द्विलिंगीय युवा गृह। एक लिंगीय युवा गृह का अभिप्राय ये है कि इसमें जो युवा गृह होते हैं उसमें जो अविवाहित लड़के और लड़कियां होती हैं वो शाम को जाती हैं और रात तक के वो वापस आ जाती हैं। किसमें? एक लिंगीय युवा गृह में, अबुझ माड़िया जनजाति में, जो विशेष रूप से प्रचलित है। लेकिन द्विलिंगीय युवा गृह में इसमें अविवाहित युवक युवतियाँ युवा गृह में जाती हैं और वो रात को रुकती हैं और रात को रुकने के बाद मतलब सुबह वापस आती हैं, ठीक है। तो रात भर रुकते हैं वहाँ पे। रात भर जो है घोटुल के, जैसे कि मुरिया जनजाति का युवा गृह घोटुल है, तो रात भर घोटुल में जो है कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लोक नृत्य किया जाता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ, बहुत उनको सामाजिक शिक्षाएँ दी जाती हैं, ठीक है। तो जैसे में ये सब चीज़ है। अब मैं अगर इसके महत्व की बात करूं, क्योंकि आपको मेंस में हमेशा युवा गृह का महत्व पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है। तो युवा गृह का महत्व, तो एक प्रसिद्ध विद्वान हैं शरद चंद्र राय, एक प्रसिद्ध विद्वान है शरद चंद्र राय ने युवा गृह के विशेषताओं का उल्लेख किया था। उसी के आधार पर युवा गृह एक आर्थिक संगठन के रूप में, आर्थिक संगठन के रूप में प्रचलित है। जैसे कि आर्थिक संगठन में कैसे? जैसे भोजन, आजीविका प्राप्त करने के तरीकों से आगामी पीढ़ी को अवगत कराया जाता है। उनको सिखाया जाता है कि किस प्रकार भोजन की व्यवस्था करें, किस प्रकार हम आजीविका ढूंढें, आजीविका के साधनों को ढूंढें, तो इससे अवगत कराया जाता है। तो इस प्रकार यह युवा गृह क्या होता है? एक आर्थिक संगठन के रूप में उपयोगी संस्था है। दूसरा, यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक शिक्षा का केंद्र है, ठीक है। युवा गृह का क्या है? युवा गृह आर्थिक संगठन के रूप में प्रसिद्ध है। दूसरा, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक शिक्षा का केंद्र है। और साथ ही साथ धर्म मान्यताएं, परंपरा को निभाने की शिक्षा देता है, कर्तव्यों के परिपालन की शिक्षा देता है, ठीक है। तो इस प्रकार युवा गृह का महत्व है ताकि जनजातियों की जो आगामी पीढ़ी है उनको अच्छे से शिक्षा मिल सके, ठीक है, और वो सामाजिक स्तर, शैक्षणिक स्तर, सांस्कृतिक स्तर पर सबल हो सके, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब विभिन्न जनजातियों में पाए जाने वाले जो युवा गृह हैं उनको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, उसका उल्लेख हम करेंगे। जैसे कि पहला, मुरिया जनजाति में प्रचलित युवा गृह घोटुल है, ठीक है। दूसरा,
उरांव जनजाति में प्रचलित जो युवा गृह है वो धुमकुरिया कहा जाता है। ठीक है, उरांव जनजाति का जो युवा गृह होता है उसको धुमकुरिया से संबोधित किया जाता है। तीसरा, जो भारिया जनजाति है उसके युवा गृह को धसरवासा कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करते जाइए। भारिया जनजाति हो गया, धसरवासा। ठीक है, भूइयाँ जनजाति के युवा गृह को रंगभंग कहा जाता है। बिरहोर जनजाति के युवा गृह को गीतियोना कहा जाता है। ठीक है, बिरहोर जनजाति के युवा गृह को गीतियोना कहा जाता है। परजा जनजाति के युवा गृह को धागा बक्सर कहा जाता है। ठीक है, तो किस जनजाति के युवा गृह को क्या क्या कहा जाता है ये आपको याद रखना है। ये हमेशा पेपर में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, अब मैं एक एक करके, जैसे कि ये घोटुल, तो घोटुल की विशेषता बताते जाता हूँ। ठीक है, आपको दो चीज़ों की विशेषता पता ही होनी चाहिए। एक युवा गृह है घोटुल और दूसरा युवा गृह है धुमकुरिया। घोटुल, इसके जो पुरुष सदस्य होते हैं, इसके जो पुरुष सदस्य होते हैं उन्हें पुरुष सदस्यों को घोटुल के पुरुष सदस्यों को चेलक कहा जाता है। चेलक या चेलिक कहलाता है। ठीक है, और पुरुष सदस्यों का जो प्रधान होता है उसे सिरेदार कहते हैं। ठीक है, और घोटुल के पुरुष सदस्यों को चेलकिन, उसके प्रधान को सिरेदार, और घोटुल के महिला सदस्यों को मोटयारिन और इनके प्रधान या प्रमुख को महिलाओं सदस्यों के प्रमुख को बेलोसा कहा जाता है। बेलोसा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। जैसे ही कोई सदस्य घोटुल में प्रवेश करता है तो उसका जो व्यक्तिगत नाम रहता है उसके अतिरिक्त घोटुल में उसे अन्य नाम से पुकारा जाता है, अर्थात उसका निक नेम समझ सकते हो, उसको निक नेम प्रदान किया जाता है हर एक सदस्य को। तो ये तो हुआ घोटुल की विशेषता। और जैसे धुमकुरिया, तो धुमकुरिया के जो पुरुष सदस्य होते हैं उन्हें धांगर कहा जाता है। और जो धुमकुरिया के महिला सदस्य होते हैं उन्हें धांगरिन कहा जाता है। ठीक है, पुरुष सदस्यों को धांगर, महिला सदस्यों को धांगरिन कहा जाता है। और पुरुष सदस्यों का जो प्रधान होता है उसे धांगर महतो और
महिला सदस्यों के जो प्रधान होती हैं उन्हें बर्किन धांगरिन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब युवा गृह को बताने के उपरांत मैं सरकार द्वारा जनजातियों के लिए जो किए गए प्रयास हैं, चाहे वो संवैधानिक प्रावधान है या प्रशासनिक प्रावधान है, उनका उल्लेख करूंगा। ठीक है, तो देखिए